एक मिनट आइए। सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। दीजिए, बैठिए। तो सर डिफाइन कीजिए अपने आप को, नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि का उल्लेख किए बिना। सर मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई अपने ज़िले से की है। साथ ही अपना ग्रेजुएशन बीए ऑनर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट ज्योग्राफी से किया है। सर इसके साथ मेरा हॉबी क्रिकेट खेलना और देखना है। गुड। क्या बनना चाहते हैं? सर मेरा जो उद्देश्य है सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है और मेरा पहला पोस्ट प्रेफरेंस है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का कोई पद तो विज्ञापित नहीं हुआ है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। डिप्टी कलेक्टर का पद है। आपको तो मिला होगा ना, लिस्ट, पदों की लिस्ट मिली होगी आपको। पहले नंबर पर क्या लिखा हुआ है बताइए? सर क्या लिखा है? सर डिप्टी कलेक्टर लिखा है, तो वही बोला करिए, डिप्टी कलेक्टर। दूसरे नंबर पर क्या रखा है आपने? सर डीवाईएसपी। तीसरे पर? सर तीसरे पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स? यस सर। स्टेट टैक्स की वैकेंसी है कि जीएसटी? सर जीएसटी का। ठीक है। तो डिप्टी कलेक्टर क्यों बनना चाहते हैं? सर डिप्टी कलेक्टर जो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने की जो प्रेरणा है मुझे अपने टीचर से मिली, जो हाई स्कूल में वो भी इस क्षेत्र में तैयारी किया करते थे, तो उन्हीं की प्रेरणा से सर बाद में आगे चलकर ग्रेजुएशन के टाइम मुझे इस क्षेत्र में इसके कार्य क्षेत्र के बारे में पता चला, जिससे मेरी रुचि आगे इसमें बढ़ी। तो ये बताइए, आप तो सिंपली ग्रेजुएट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट आ रहे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी कर रखे हैं लोग, और कई प्रोफेशनल डिग्री लोगों के पास। सर तो आपका कैंडिडेचर तो ही अच्छा नहीं है कि आप सिंपली ग्रेजुएट हैं। सर इसमें जो प्रतियोगी परीक्षा है तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएशन एक जनरल एलिजिबिलिटी है, इसके साथ ही अन्य जैसे प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा पास करने के बाद और इंटरव्यू के बाद कोई भी सिविल सर्विसेज ज्वाइन। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि आप एक्सेल करेंगे कुछ उसमें, डिप्टी कलेक्टर की क्वालिटीज आपके पास होंगी। यस सर। है ना? कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं डिप्टी कलेक्टर में? सर मुझ में इस पद को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहला क्वालिटी है लीडरशिप का, जिसमें कि मैं हाई स्कूल तक अपने क्लास का मॉनिटर था। सर जैसा कि दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि क्रिकेट मेरी हॉबी है, तो एक बॉलर के तौर पर मैं टीम कोऑर्डिनेशन और एक टीम प्लेयर के रूप में कप्तान और अन्य फील्डर्स के साथ अच्छे से सामंजस्य बैठा पाता हूँ सर। अच्छा, कुछ और वीकनेसेस? सर वीकनेस जैसा कि तैयारी के दौरान मैं जैसा कि माना जाता है कि सुबह जल्दी उठना, लोगों को सुबह जल्दी उठकर अर्ली मॉर्निंग में उठकर अपना काम करना चाहिए, लेकिन सर मैं तैयारी के दौरान अपने आप को ये पाता हूँ कि देर रात तक जगकर पढ़ना, इसकी वजह से जो हेल्थ है। तो आप अपनी कमजोरी बता रहे हैं या आप बताना चाहते हैं रात रात भर आप जाग करके पढ़ते हैं, ये बताना चाहते हैं आप? सर हमने आपकी वीकनेस पूछी तो आप तो अपनी प्रशंसा। सर मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा सा एक वीकनेस मेरी है जो अभी मैं इस पे काम नहीं। ठीक है सर। महात्मा गांधी का नाम तो सुना होगा। यस सर। उन्होंने एक सिद्धांत की चर्चा की है, सर्वोदय। यस सर। क्या है सर्वोदय? सर सर्वोदय का जो सिद्धांत है, जिसमें अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें समाज के सभी तबकों के उदय के बारे में बात किया गया है। तो कौन सा ऐसा एक्शन है जिसमें सभी तबकों का उदय होता है? कैसे किया जाए सभी तबकों, गरीब का भी, अमीर का भी, मध्यम वर्ग का भी? सर कैसे कैसे उसको एक साथ सबका हो? सर इसमें जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में
सभी की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए तथा सभी को इक्विटी के बेसिस पे उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। जब मान लीजिए कि मेरे पास ना कहकर एक्स के पास 100 एकड़ जमीन है यस सर। और वाई के पास कोई जमीन नहीं है, तो सर्वोदय इसका, इस डिस्पैरिटी का, इस अंतर का निराकरण कैसे करेगा? सर सबका उदय होना चाहिए, ये उनका आदर्श है। सर इसमें उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया है, जिसमें कि यदि कोई रिसोर्स है तो उसका ओनरशिप कोई भी व्यक्ति उसका ओनर नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक ट्रस्टी का काम करता है। और सर दूसरा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 38 और 39 के अंतर्गत जो कॉमन गुड की बात की गई है, उस पे जो स्टेट है नहीं, एक मेथड विनोबा भावे ने अपनाया था। कौन सा मेथड है वो? सर इसमें भूदान आंदोलन करके उन्होंने एक आंदोलन किया। तो भूदान यज्ञ को कुछ सफलता मिली थी कि नहीं मिली थी? सर इसमें बहुत सारे जो जमींदार और एलीट क्लास के लोग थे जिनके पास बहुत सारी जमीनें थी, उन्होंने आचार्य विनोबा भावे के आह्वान पर अपनी जमीनों को जो लैंडलेस लेबरर्स हैं या फिर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को उनको डोनेट। अच्छा, मैंने एक केस में, और भी होंगे ऐसे, लेकिन एक केस में मैंने सुना कि एक लैंडलॉर्ड ने अपनी जमीन दे दिया विनोबा भावे जी को, और कुछ वर्षों बाद उसके परिवार के अन्य सदस्य मुकदमा कर दिए कि इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इन्होंने जमीन सब दे दिया भूदान में, और हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि वो जमीन लौटा दी जाए। फिर वो वापस चली गई। तो ऐसी कोई घटना आपने भी सुनी है कि केवल हमको सुनाई पड़ी है? सॉरी सर, इसके बारे में ठीक है। आपने ACGST का भी प्रेफरेंस भरा है अपने जॉब प्रोफाइल के लिए। आप बता सकते हैं टैक्स की डेफिनेशन क्या होती है? मैम, टैक्स जो किसी भी गुड्स या सर्विसेज कोई भी व्यक्ति या कोई एंटिटी जब उसको प्रोवाइड करता है तो एक उसका हिस्सा जो है स्टेट को भी देता है, जो स्टेट रेवेन्यू के लिए टैक्स के रूप में लेता है। तो आप कहना चाहते हैं कि टैक्स लेना सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन का एक जरिया है? मैम, टैक्स लेना रेवेन्यू जनरेशन के साथ साथ इसमें जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, उसकी बात भी। ये किस प्रिंसिपल को एडवोकेट करता है? मैम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मैम ये मुझे लगता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आ सकता है। ये आपके प्रियम्बल को एड्रेस नहीं करता कहीं से भी? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को क्या ये एड्रेस करता है? यस मैम। कितने प्रकार के टैक्स रेजिम होते हैं? मैम, टैक्स दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक डायरेक्ट टैक्स होता है और दूसरा इनडायरेक्ट। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, आपने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सुनी होगी? यस मैम। क्या मतलब है इसका? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया एक सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत जो मेन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उनको शामिल किया गया है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि आप कह रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं किया जा सकता, तो क्या प्रियम्बल अमेंड किया जा सकता है? यस मैम, प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। एंड व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द सेम? मैम, अगर ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि अगर किस लेवल तक कोई भी अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट नहीं करता है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में सुना होगा आपने, क्या रेलेवेंस है इस अमेंडमेंट एक्ट की? 74th कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है वो ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को स्थापित करने का बात करता है, जिसमें जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपल एक दूसरा
3 स्ट्रक्चर हैं जिसमें अभी मैं याद नहीं कर पा ठीक है आपने चूंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी को स्थापित करने की बात की, Yes, ma'am. डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन से क्या समझते हैं? मैम, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि एक बॉटम अप अप्रोच होता है जिसमें कि जो डेमोक्रेसी के सबसे पीपल सेंट्रिक एक व्यू है जिसमें पीपल्स आसानी से डिसीजन लेते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, थोड़ी देर पहले आप समता की बात कर रहे थे, तो समता और समानता में क्या अंतर है? मैम, समानता जहाँ पर एक इक्वालिटी का नोशन जो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और इक्विटी का नोशन एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है सर। न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे ना? सॉरी सर। न्यूज़पेपर तो पढ़ते होंगे? यस सर। कौन सा पढ़ते हैं? सर अभी मैं हिंदुस्तान पढ़ रहा हूँ। कौन है संपादक हिंदुस्तान के? सर हिंदुस्तान के, सॉरी सर अभी याद नहीं। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ही एक आज खबर छपी हुई है, टीम इंडिया का सेमीफाइनल का गणित बिगड़ा। यस सर। देखा आपने? यस सर। क्रिकेट तो आपकी हॉबी भी खेलते हैं, कैसा गणित बिगड़ गया और कैसे सही होगा? सर टीम इंडिया जैसा कि अपने सुपर 8 के जो मैच हैं उसमें अफ्रीका से 76 रन से हार गई, जिससे कि रन रेट काफ़ी इसमें बुरी स्थिति में चला गया, जो माइनस में चला गया है। और टीम इंडिया अगले जैसे वर्ल्ड कप में अगर बने रहना है तो आगे की जो टीम्स हैं उनके प्रदर्शन पर टीम इंडिया का जो वर्ल्ड कप खेलना उन पर निर्भर करेगा। और बाकी सर अगर आगे के 2 मुकाबले जीते जाते हैं और बाकी टीम्स के रन रेट के अंतर से डिसाइड होगा कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलेगी या नहीं। नहीं, वही अखबार में 3-4 विकल्प दिए गए हैं। यस सर। 4 विकल्प दिए गए हैं। सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है जो इंडिया के फेवर में जा सकता है? सर सबसे पहला विकल्प है कि टीम इंडिया को अपने आगे के दोनों मैच जीतने होंगे और वो भी बेहतर रन रेट के साथ, जिसमें कि दोनों में कुल मिला के 76 से अधिक रन। किससे किससे खेलेगा टीम इंडिया? कौन से 2 मैच हैं? सर एक जिम्बाब्वे से खेलेगा और सर दूसरा वेस्ट इंडीज से। एक तो ये हो गया, बाकी साउथ अफ्रीका के लिए क्या है? सर साउथ अफ्रीका जैसा कि पहले ही जीत हार से भी तो प्रभावित होगा ना? यस सर। सर अगर जिम्बाब्वे की टीम जीत जाती है तो उस स्थिति में टीम इंडिया के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा आगे की राह को लेकर। चलिए ठीक है, शंकराचार्य जी जेल जाएंगे, तय हो गया लगभग। स्वामी मुक्तेश्वरानंद पर Yes. FIR हो गई है। किन किन धाराओं में हुआ मुकदमा इनके ऊपर? सॉरी सर अभी इसके बारे में अभी डिटेल में मैं नहीं पढ़। पॉक्सो एक्ट तो ये तो पता ही होगा ना? यस सर। उसके अंतर्गत हुआ है ना मुकदमा दर्ज? सर अभी आगे इस पे नहीं नजर नहीं पड़ी? नहीं सर। शंकराचार्य प्रकरण से परिचित है ना? यस सर। क्या अपडेट है अभी उनके बारे में? सर जो उनके शंकराचार्य। खिलाफ FIR हो गई, ये तो पता होगा ना? यस सर। और क्या पता है किसने कराई है FIR? सर अगर पॉक्सो से रिलेटेड कोई एक्ट है। नहीं, FIR किसने कराई है? सॉरी सर इसके बारे में आइडिया नहीं। और क्या पढ़ा आपने अखबार में? सर मैंने पढ़ा कि अभी ऑनरेबल CM का सिंगापुर का दौरा चल रहा ठीक है। और इसमें ही कितने ग्रुप्स ने माओ सिग्नेचर किया? एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है मुझको। कुछ एक ग्रुप का नाम जो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है? सॉरी सर। टोटल इन्वेस्टमेंट क्या रहा है सिंगापुर से? सर टोटल इन्वेस्टमेंट 20,000 करोड़ रुपए है। ठीक है। डिप्टी CM भी कहीं गए हैं इन्वेस्टमेंट ले आने? सर अभी सिंगापुर के बाद कहाँ जाएंगे CM? सर CM सिंगापुर के बाद जापान जाने वाले हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर के बजट में यस सर। मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश AI वर्जन की बात की है।
आइडिया होगा ना कितनी धनराशि का आवंटन उन्होंने आई वर्जन के लिए किया है? सर आइडिया है इसके बारे में भी नहीं। एक खबर आपने पढ़ी होगी कि ट्रंप ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो हमें और मजबूत बना दिया, टैरिफ को निरस्त कर दिया है। यस सर। लेकिन अभी ट्रंप का जो आज स्टेटमेंट आया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से हम और मजबूत हो गए, तो क्या रेफरेंस है, किस आधार पर कह रहे हैं ट्रंप? सर मुझे लगता है कि अगर इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने जो निरस्त किया है शायद चुनौती दे सकते हैं वो इस आधार पे। चलिए ठीक है, शुभकामना, जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। कैसा रहा इंटरव्यू? सर बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आंसर कर पाए, जैसे मैं नहीं पढ़ पाया था उनको अभी। इंटरव्यू आपका है 28 को। यस सर। देखिए बहुत पढ़ने का खेल है नहीं, पढ़ा तो है ही आपने, तभी तो मेंस क्वालिफाई करके आए हैं ना। तो पढ़ने के लिए क्या बचा है? सर कुछ जो करंट ये इंटरव्यू आपका अच्छा हुआ है, हम सब लोगों की राय है कि आपका कैंडिडेचर काफी अच्छा है ना। और जिन सवालों का उत्तर रहा है उसमें सारी बोलने में हिचकिचाहट मत कीजिए, सारी साफ साफ बोलिए, नहीं आता है तो ये अफसोस करना ही नहीं कि हमने पढ़ा नहीं। पढ़े हैं तभी तो प्रीलिम्स में लाखों लोगों को पीछे आपने छोड़ा, मेंस में हजारों को पीछे आपने छोड़ा। यस। पढ़ा पढ़ा तो है ही है और ठीक बता रहे हैं, जितना आता है आप उसको ठीक से बता दो, नहीं आता है तो उसमें सारी बोल देना है। अब एक सलाह जैसे बातचीत के दरमियान आई कांटेक्ट को लेकर के है कि कोई एक सदस्य सवाल पूछता है तो मैक्सिमम टाइम तक तो उसकी तरफ मुखातिब रहना है, लेकिन Yes, बीच में एक आध बार अन्य सदस्यों की तरफ भी नजर डाल दीजिए, ये 4 चांद लगा देगा। हो सकता है किसी ने सलाह दिया हो जो सवाल पूछे उसी की तरफ देखिए, ठीक है, उसी को देखना है मैक्सिमम पीरियड तक, लेकिन बीच में एक आध बार अन्य सदस्यों की तरफ भी नजर डालनी है, ठीक है। सर वो कोऑर्डिनेटेड आई मूवमेंट इस तरह नहीं कर पाता हूं, इसलिए मैं नहीं, बहुत ज्यादा करना भी नहीं, ऐसे अभी तो कर रहे हैं तो ये अच्छा भी नहीं लग रहा है कर रहे हैं। Yes, sir. स्वाभाविक तरीके से आप हमसे बात कर रहे हैं, बातचीत थोड़ी लंबी चले चूंकि और लोग भी सुन रहे हैं ना, Yes, sir. थोड़ी नजर चली जाए तो कोई हर्ज नहीं, उनसे बात तो कर रहे हैं। दूसरों को भी एंगेज रखिए अपने साथ, Yes, sir. ये मतलब है करने का। भाई दूसरे सदस्य आपको सुन रहे हैं तो वो उपेक्षित न महसूस करें ना, वो सुन ही नहीं रहे, आपको एसेस भी कर रहे हैं लगातार। असेस भी कर रहे हैं, जितने लोग हैं वो सब आपको आपकी परीक्षा कर रहे हैं। और आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो उनकी तरफ नजर जाएगी तो आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा इससे, ये काम आप कर लीजिए। बाकी जब आते हैं तो सबको नहीं नमस्कार करना है, पूरे बोर्ड को एक बार में करना है। ये भी किसी ने बताया होगा कि अलग अलग करिए। मुझे बताया गया था हाँ। कि अगर कोई लेडी मेंबर है तो उनको आप अलग से कर लीजिए, लेकिन पहले आप पूरे बोर्ड को एक बार में कीजिए। ठीक है सर। लेडी मेंबर उनको अलग से कर लीजिए, फिर जब कहा जाए बैठने में थैंक यू बोल करके बैठिए, बैठे आप, ठीक है। और फिर जब जाने के लिए कहा जाए पूरे बोर्ड को एक बार में थैंक यू बोलिए, फिर तो उसमें ये भी नहीं देखना लेडी मेंबर को आप अलग से बोल दीजिए, पूरे बोर्ड को एक बार में थैंक यू बोल करके आप चले जाइए और कॉन्फिडेंस साथ जाइए, जीत का भाव लेकर के, है ना। यस। जैसे अभी फ्रेशर हो तो उसका लाभ मिलेगा, 2002 का ग्रेजुएशन, 2022 का, 2024 का ये इंटरव्यू है ना। इन बिंदुओं पर ध्यान दीजिए, अच्छा करेंगे। कब है? 28 को। 28 को ये पहला मौका है सर, इससे पहले मैंने दिया हुआ है। हाँ, यहाँ का ये पहला मौका, यहाँ का है। ठीक है। अच्छा कर रहे हैं, बातचीत करने का तरीका आपका ठीक है, स्पीच मैनरिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं, अप्रोच आपका, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है, यस। मेंटली आप अलर्ट हैं, ये भी दिख रहा है, तो अच्छा करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। ये जो मुद्दे चर्चित मुद्दे हैं, यस। जिसको लग रहा है नहीं बता पाए, तो अखबार उठाइए पिछले 2-3 दिन का और 28 तक की सुबह तक का, तो उसको देखिए और चर्चित मुद्दों को फिर राय बनाइए टू द पॉइंट,
बाकी अफसोस नहीं करना है, 4, 6, 10 सवालों में सारी बोलना पड़े तो बोलिए, वहां बैठे बैठे ये नहीं कि सारी बोल दिए कुछ नुकसान हो जाएगा। सारा दारोमदार तो मेंस में जो आपने कमाल किया उस पर है, यस सर। इससे मिलेगा 65-70 नंबर। ठीक है, शुभकामना, जय। गुड लक।